नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम इस कालांश में मुहावरों पर चर्चा कर रहे हैं। गत कालांश में हमने कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग द्वारा उन्हें समझा था। साथ ही ये चर्चा भी की थी कि भाषा को रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और आम व्यवहार में भी हम भाषा के अंतर्गत मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरों को जानेंगे, उनका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग करके भी उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षोपयोगी कुछ मुहावरे जो हैं इस प्रकार हैं। पहला मुहावरा है बाएं हाथ का खेल होना, यानी बहुत ही आसान काम। बच्चों, हम सामान्य रूप से अधिकतर काम जो हैं वो दाएं हाथ से किया करते हैं, परंतु कुछ ऐसे काम जो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बाएं हाथ के माध्यम से भी हम उन्हें कर लेते हैं। तो ऐसा कार्य जो बहुत आसान हो उसके लिए कहा जाता है। जैसे IIT की परीक्षा जो है बहुत कठिन होती है और उसे उत्तीर्ण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। तो कह दिया जाता है कि IIT की परीक्षा उत्तीर्ण करना बाएं हाथ का खेल नहीं है, यानी बहुत आसान काम नहीं है। अगला है बगुला भगत होना। बगुला जो है एक टांग पर खड़ा रहता है। जैसे ही मछली आदि उसे लकड़ी समझ करके पास आती है तो वो उसे झपट्टे से पकड़ लेता है, खा जाता है। तो भगत होने का यानी एक तरीके से वो दिखावा करता है, परंतु उसमें क्या है, कपट है। तो ऐसे व्यक्ति जो दिखने में श्रेष्ठ साधुओं जैसा आचरण करें परंतु जिनमें कपट हो, छल हो, उनके लिए कहा जाता है बगुला भगत। इसमें उदाहरण दिया है कि मोहन को अपनी कोई बात न बताना, वह तो धोखा देने वाला बगुला भगत है, यानी कपटी मनुष्य है। फिर है बीड़ा उठाना, यानी किसी काम की जिम्मेदारी लेना। कोई भी कार्य करने के लिए जब हम ये कह देते हैं कि ये काम मेरे द्वारा कर दिया जाएगा या मैं कर लूंगा, कर लूंगी, तब कहा जाता है कि उसने इस काम का बीड़ा उठाया है। जैसे हमारी सरकार ने किसानों को ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया है, यानी हित करने के लिए या कल्याण करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है उसके लिए ये उदाहरण दिया गया है। फिर है बंडा फोड़ना, यानी भेद प्रकट करना, रहस्य उजागर करना जो होता है, किसी के सामने अपने गुप्त भेद जो है प्रकट कर देना, उसके लिए शब्द मुहावरा प्रयुक्त होता है भंडा फोड़ना। वर्तमान समय की बात करें तो हमें किसी की भी बात किसी पर उजागर नहीं करनी चाहिए, यानी किसी का भेद किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है कि प्रवीण की वास्तविक बात न बतलाने पर राजेश ने उसका भंडा फोड़ दिया, यानी उसका रहस्य उजागर कर दिया, उसका भेद जो है वो सबको बता दिया। फिर है भाड़े का टट्टू होना, यानी किराए का आदमी होना। बच्चों, टट्टू जो है घोड़े और गधे की संकर किस्म हम मान सकते हैं। खच्चर जिसे कहा जाता है, जो भार उठाने का काम करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में टट्टू जो है वो भारवाहक पशु माना जाता है। और भाड़े का टट्टू यानी किराए के लिए जिस जानवर को किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से भाषा के अंदर कोई मनुष्य जो कि किराए के बदले या पैसों के बदले काम करता है, ये कहें कि कुछ चंद रुपयों के लिए जो किसी के आगे बिल्कुल पशुवत होकर के कार्य किया करता है, उसके लिए कहा जाता है कि ये तो निरा भाड़े का टट्टू है। जैसे आजकल सच्चे देशभक्त मिलना बहुत कठिन कार्य है। सभी भाड़े के टट्टू हैं, यानी सिर्फ पैसे मिलने पर ही कार्य करते हैं, अन्यथा देश सेवा करना सबके लिए संभव नहीं है। फिर है भीगी बिल्ली बन जाना, यानी डर के कारण, भय के कारण जब कोई मनुष्य दब जाता है, घबरा जाता है, बिल्ली भीग जाती है तो वो डर जाती है और सिकुड़ करके बैठ जाती है। बच्चों, क्लास में अध्यापक आते ही या मुख्य अध्यापक को देख के आप सब भी शांत होकर के बैठ जाते हो। इसमें उदाहरण दिया है कि मुख्य अध्यापक को देखते ही सभी विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन गए, यानी भय के कारण बैठ गए। फिर है भूत सवार होना,
यानी किसी बात को दिमाग पर अत्यधिक जब हम ले लेते हैं या कोई बात दिमाग पर बहुत अधिक असर करती है, मस्तिष्क में लगातार बनी रहती है और किसी कार्य को करने के लिए हम जब बहुत ज्यादा तत्पर हो जाते हैं तो मानो भूत सवार हो जाता है। जैसे आजकल तो सभी पर राजनीति का भूत सवार है या चुनावों का भूत सवार हो गया है। मिट्टी का माधो बिल्कुल मूर्ख जो हुआ करता है, जैसे मिट्टी का कोई पुतला बना हो और वो उसको कुछ ही कहते रहो, उस पर कोई असर नहीं होता, तो वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए कहा जाता है ये मिट्टी का माधो है। सभी विद्यार्थी रमेश को मिट्टी का माधो समझते थे, लेकिन वह सबसे चालाक निकला। उसके बाद है मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना जिसे कहा जाता है। आजकल मुट्ठी गर्म किए बिना नौकरी प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। यानी आजकल भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे कार्य ऐसे हैं या रोजगार या व्यवसाय ऐसे हो चुके हैं जहां नौकरी के लिए भी लोगों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, यानी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। मुंह में खून लगना, जैसे शेर के मुंह में या कुत्ते के मुंह में जब खून लग जाता है तो उसे और कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती या खाने की आदत नहीं रहती, उसे मांस या खून खाने की आदत पड़ जाती है। उसके लिए कहा जाता है कि इसके मुंह में खून लग गया, जैसे वह तो बड़ी से बड़ी रिश्वत डकार लेगा क्योंकि उसके मुंह को खून लग चुका है, कारण उससे रिश्वत लेने की आदत हो चुकी है। फिर है मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग दिया है कि पाकिस्तान की धमकियों का भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, यानी उन्हें करारा उत्तर देना चाहिए, डटकर सामना करके उन्हें मानो शिकस्त देना एक तरीके से, तो करारा उत्तर देना चाहिए। फिर है मुंह की खाना, बुरी तरह से जब कोई हार जाता है तब कहा जाता है कि उसे अपने मुंह की खानी पड़ी। जैसे 1971 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी बुरी तरह से पराजित हो गया था पाकिस्तान देश। फिर है मुंह उतरना, यानी उदास हो जाना। कई बार उदास होकर के बच्चा या कोई बैठा होता है तो कह भी दिया जाता है कि तुम कैसे बैठे हो, तुम्हारा मुंह कैसे उतरा हुआ है, यानी इतने उदास क्यों हो। परीक्षा में असफल होने पर मोहन का मुंह उतर गया, यानी वह बहुत ही उदास हो गया। फिर है मुंह ताकना, एक दूसरे पर जब आश्रित होते हैं, यानी जब हम स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते और दूसरे पर मोहताज या निर्भर होते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, तब कहा जाता है मुंह ताकना। जिस पिता ने कहा कि बेटा प्रत्येक कार्य में दूसरों का मुंह ताकना अच्छी बात नहीं है, यानी दूसरों पर आश्रित होना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने कार्य जो है स्वयं ही करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फिर है मुंह फुला करके बैठ जाना, यानी नाराज हो जाना। कई बार आप भी घर पे नाराज हो जाते हो तो बोलते नहीं हो और मुंह फुला करके बच्चों बैठ जाते हो। वाक्य प्रयोग इसमें दिया है कि अरे मोहन, इस छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठना अच्छा नहीं है, यानी छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से नाराज हो जाना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा है बच्चों, दाल में काला होना, यानी कुछ गड़बड़ जहाँ होती है तो उसके लिए कह दिया जाता है कि दाल में काला है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे सीता तुम्हारे घर आजकल बहुत चक्कर लगा रही है, लगता है मुझे तो कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, यानी कोई बच्चा अगर चोरी करता है या कोई ऐसा उसमें ऐब है, दुर्गुण है और वो बार बार हमारे आसपास डोले तो उसके लिए कह दिया जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही हमें जहाँ कोई स्थिति संदेहास्पद लगती है उसके लिए कहा जाता है दाल में काला होना। फिर है दांतों तले अंगुली दबाना, बहुत हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। किसी बात पर हैरान हो करके हम अचानक से मुंह में उंगली दबा लेते हैं तो वाक्य प्रयोग में दिया है कि ताजमहल की सुंदरता को देख करके विश्व के लोग दांतों तले
अंगुली दबाते हैं, यानी बहुत ही हैरानी प्रकट करते हैं, बहुत हैरान होते हैं। या कोई व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, किसी की व्यक्ति या वस्तु की सुंदरता को देख कर के भी जब हम हैरान हो जाते हैं तो दांतों तले अंगुली दबाते हैं। फिर है दो टूक उत्तर दे देना, यानी कोरा जवाब जब दे दिया जाता है, स्पष्ट रूप से जब मना कर दिया जाता है, उसके लिए कहा जाता है दो टूक उत्तर देना। और वाक्य प्रयोग दिया है कि विवाह में शामिल न होने का सुधा ने भाई को दो टूक उत्तर दे दिया, यानी स्पष्ट रूप से उसे मना कर दिया, कोरा जवाब दे दिया। फिर है दौड़ धूप करना, अत्यधिक मेहनत करना। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है कि बहुत दौड़ धूप करने पर मुश्किल से निर्वाह होता है, यानी बहुत मेहनत करने पर भी बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता है। धाक जमाना, रोब या प्रभाव पैदा करना, यानी अपनी हिम्मत से या मेहनत से या अपने प्रदर्शन के द्वारा जब हम किसी स्थान पर या किसी जगह पर अपना रोब या प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कहा जाता है धाक जमाना। वाक्य प्रयोग है कि सिकंदर एक राजा हुआ है, विश्व विजेता जो कहलाता है, कि उसने पूरी दुनिया को लगभग जीत लिया था। तो सिकंदर की वीरता की धाक शीघ्र ही सारे संसार में जम गई थी, यानी उसका रोब या प्रभाव जो है पूरे संसार में कायम हो गया था। फिर है धज्जियां उड़ाना, किसी बात का पूरी तरीके से खंडन कर देना, यानी पूरे तरह से किसी बात को तोड़ना जिसे कहा जाता है। अंग्रेज जो भारत में थे और इतने अत्याचार जो करते थे, तो नियमों की जानकारी भारतीयों को नहीं थी, परंतु गांधी जी ने लॉ जिसे कहा जाता है या वकालत की पढ़ाई करके सभी नियमों की जानकारी ली और उसके बाद अंग्रेजों के अत्याचारों की क्या की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, यानी उनका खंडन कर दिया था कि आप इस तरीके से भारतीय लोगों को परेशान या उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। फिर है धूप में बाल सफ़ेद न करना। बच्चों, लगातार धूप में काम करने से बालों का रंग जो है वो सफ़ेद होने लगता है, परंतु जब ये कहा जाता है कि मैंने अपने बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तो इसका मतलब कि मैं अनुभवहीन नहीं हूँ। अनुभव होने के बाद, यानी तजुर्बा होने पर, उम्र के बीतने पर धीरे धीरे अपने आप ही क्या है बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो जितना व्यक्ति उम्र बढ़ती जाती है उसे नए नए अनुभव तजुर्बे होते जाते हैं। इस विषय में मेरी भी राय लेनी चाहिए थी, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी कार्य के लिए कि मेरी भी राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी दुनियादारी देखी है, कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, यानी मुझे भी इस बात का अनुभव है। फिर है नाक में दम करना, बहुत तंग करना। कक्षा में जैसे आप भी बच्चों कई बार अध्यापक को या ये कहें कि घर में भी कई बार बच्चे जो हैं माता पिता को अधिक तंग करते हैं, तो कहा जाता है कि तुमने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। फिर है नाक रखना, यानी इज्जत बचा लेना, मान आबरू बचा लेना। परीक्षा में प्रथम आकर, या आजकल की बात करें तो प्रथम आना भी बड़ी बात है, परंतु कोई बच्चा जब कई बार अनुत्तीर्ण होता है और उसके बाद जब उत्तीर्ण हो जाता है तब कहा जाता है कि तुमने तो इस बार घर की नाक रख ली, यानी इज्जत बचा ली है। फिर है नाक कटवाना, यानी बदनामी होना, बदनाम हो जाना। सोहन ने चोरी करके अपने कुल की नाक कटवा दी है, यानी गलत काम करके चोरी करना बहुत ही बुरा काम है, अपराध माना जाता है। तो सोहन ने जब चोरी की तो उसने अपने कुल की यानी अपनी वंश की ही नाक मानो कटवा दी। फिर है नाक रगड़ना, खुशामद करना, यानी किसी को खुश करने के लिए जब प्रयास करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए या वैसे ही किसी की खुशामद जब की जाती है तब कहा जाता है कि क्यों उसके आगे नाक रगड़ते हो। उदाहरण भी दिया है कि परीक्षा भवन में नकल करते पकड़े जाने पर मोहन अध्यापक के आगे नाक रगड़ने लगा, यानी उनकी खुशामद करने लगा ताकि वो उन्हें कोई सजा न दे या फिर छोड़ दे। फिर है नमक मिर्च लगाना, यानी
छोटी सी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, यानी बात में जब लाग लपेट अत्यधिक मात्रा में कर दी जाती है, तब कहा जाता है कि बात को नमक मिर्च लगा करके प्रकट किया जा रहा है। जैसे हरीश के स्कूल से भागने पर सुरेश ने मुख्य अध्यापक के सम्मुख खूब नमक मिर्च लगाकर उसकी शिकायत कर दी, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया कि उसने काम नहीं किया था, या उसके टेस्ट में नंबर कम आए थे, या उसकी वो आज अपनी कॉपी नहीं लेकर के आया था। तो इस तरीके से उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। फिर है नानी याद आना, घबरा जाना। कड़ी महंगाई में सबको नानी याद आने लगती है, यानी मुश्किल की घड़ी जब आती है तो सभी घबरा जाते हैं। वास्तव में कोई कठिन परिस्थिति जब हमारे सामने आ जाती है, ऐसी स्थिति जिसमें हम घबरा जाते हैं, जैसे सामान्य रूप से बच्चों परेशानी होने पर हमें माँ याद आती है, अरे माँ, हाय माँ, है ना। परंतु नानी याद आना मुहावरा जो है घबराने की स्थिति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब कोई परेशानी आती है, उस स्थिति में हमें जब बड़े बुजुर्गों की या उनकी बात याद आती है, या उनको हम पुकारते हैं कठिनाई में पड़ करके, तो उसके लिए कहा जाता है कि इस घड़ी में उसे तो अपनी नानी ही याद आ गई थी। अगला मुहावरा है बच्चों, नाकों चने चबाना, यानी किसी को बहुत तंग करना, परेशान करना या भारी कष्ट जब पहुंचाया जाता है। जैसे अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत परेशान किया, तो कुछ क्रांतिकारियों ने उन्हें भी टक्कर दी थी, उन्हें खूब तंग किया था। सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, तो इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए, चुनौती देते हुए उन्हें खूब परेशान किया था। इसके लिए वाक्य प्रयोग दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी सेना से टक्कर लेकर के उन्हें नाकों चने चबवा दिए थे, यानी उन्हें खूब तंग किया था, भारी कष्ट पहुंचाया था। अगला मुहावरा है नीचा दिखाना, यानी हराना या किसी का घमंड तोड़ना, किसी की अकड़ जो है उसे खत्म करना, नष्ट करना। जैसे भारत जो है उसने कई बार पाकिस्तान को नीचा दिखाया है, यानी उसे हराया है या उसका घमंड जो है तोड़ा है। और यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है सदैव ही भारत को नीचा दिखाने की ताक में रहता है, हराना चाहता है, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। अगला मुहावरा है नो दो क्यारे होना, यानी भाग जाना। गलत काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही भागने की फिराक में रहता है, जबकि वो पकड़ा ना जाए। तो सिपाही को देखते ही, यानी ये वाक्य प्रयोग जो है अधिकतर इस मुहावरे के लिए हमें देखने को मिलता है कि सिपाही को देखते ही चोर जो है वो 9-2-11 हो गया, कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, वहां से वो भाग गया। फिर है पट्टी पढ़ाना, किसी को गलत सलाह जब कोई देता है तब कह दिया जाता है कि वह तो उसे पट्टी पढ़ाने में लगा रहता है या बुरी सलाह देता रहता है। जैसे शीला ने अपने पति को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह माता पिता की एक नहीं सुनता, यानी वो बुरी सलाह उसे देती है। फिर है पगड़ी उछालना, किसी को अपमानित करना। अपमान जब कोई किसी का करता है, पगड़ी जो है मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, और अपमानित करने के लिए शब्द प्रयुक्त होता है पगड़ी उछालना। बड़ों की पगड़ी उछालना सज्जन पुरुषों को शोभा नहीं देता। सज्जन यानी भद्र पुरुष, अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता कि हम बड़ों का अपमान करें। फिर है 5 अंगुलियां घी में होना, बहुत लाभ होना, हर तरह से लाभ होना। आजकल वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सामान्य व्यक्ति तो उन्हें खरीद नहीं पाता, परंतु व्यापारियों की 5 अंगुलियां क्या है, घी में हो गई है, यानी उन्हें हर तरीके से लाभ हो रहा है। फिर है पानी फेर देना, हमारी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं या किए कराए कार्य को जब नष्ट कर दिया जाता है, नाश कर देता है कोई, तब कह देते हैं कि उसने तो मेरे मंसूबों पर या इच्छाओं पर पानी ही फेर दिया। जैसे माता पिता को बड़ी आशाएं होती हैं कि बच्चे बड़े होकर के कामयाब होंगे, नाम रोशन करेंगे, परंतु बच्चा कई बार असफल रहता है या उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतरता,
तब कहा जाता है कि परीक्षा में फेल होकर के, जैसे कहा गया है इस उदाहरण में कि परीक्षा में फेल होकर के पुत्र ने अपने पिता की सब आशाओं पर पानी ही फेर दिया, यानी उनकी इच्छाओं का नाश कर दिया, आशाओं को नष्ट कर दिया। फिर है पानी पानी होना, बहुत ही लज्जित होना, शर्मिंदा होना। गलत कार्य किया हुआ अगर किसी का पकड़ा जाता है तो सामने आने पर जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, गलत कार्य किया है, तो वो फिर पानी पानी हो जाता है, यानी बहुत लज्जित होता है। जैसे मेरे द्वारा सच्ची बात कहने पर राकेश पानी पानी हो गया, यानी मैंने जब राकेश की सच्चाई सबके सामने रखी तो वो शर्मिंदा हुआ, अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ। फिर है पीठ दिखाना, युद्ध भूमि से जब भाग जाते हैं या कायरता जब हम प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए कहा जाता है पीठ दिखाना शब्द या मुहावरा। जैसे युद्ध में पीठ दिखाना कायरों का काम है, वीरों का नहीं, यानी कायर लोग युद्ध भूमि में पीठ दिखाते हैं, भाग जाते हैं, वीर नहीं भागते। फिर है पत्थर की लकीर होना, यानी अटल बात, ऐसी बात जैसे पत्थर पर पड़ी हुई लकीर नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही कोई ऐसी बात जो अटल रहे, सार्वभौमिक सत्य हो, हमेशा के लिए सच या सत्य सिद्ध हो, उसके लिए कहा जाता है कि उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। जैसे महापुरुषों के वचन जो हैं, इसमें उदाहरण भी दिया है कि स्वामी विवेकानंद जी का कथन पत्थर की लकीर सिद्ध हुआ, यानी उनकी बातें जो है वो अटल सत्य सिद्ध हुई हैं। फिर है पापड़ बेलना, कोई व्यक्ति कामयाब होने के लिए या अपनी जीविका उपार्जन के लिए जब कई तरह के प्रयास करता है, कई तरह के काम धंधे करता है, उस स्थिति के लिए कहा जाता है कि उसने तो खूब पापड़ बेले हैं। जैसे कमलकांत ने कई पापड़ बेले हैं लेकिन टिक कर कहीं भी काम नहीं करता या नहीं किया। फिर है फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर उनका छोटा भाई भरत जो है फूला न समाए, यानी बहुत प्रसन्न हुए भरत जो है राम के अयोध्या लौटने पर। पूरी अयोध्या नगरी ही प्रसन्न हुई थी बच्चों। फिर है बात का धनी होना, वचन का पक्का होना या अपनी बात का पक्का होना, जो अपनी कही हुई बात से टलता नहीं हो। कोई ईमानदार और सच्चा व्यक्ति जो बात से पलटता नहीं है, उसके लिए कहा जाता है कि वह तो बात का धनी है। जैसे सतीश बात का धनी है, वह अवश्य आपकी सहायता करेगा, उसने अगर सहायता के लिए कहा है तो वो आपकी मदद भी यानी सहायता अवश्य करेगा। फिर है बंदर घुड़की, बच्चों बंदर डराने के लिए घुड़की देता है, परंतु उसका डराना हमारे ऊपर जब प्रभावहीन ही दिखता रहता है, यानी हम उससे ज़्यादा डरते या घबराते नहीं हैं। तो ऐसी धमकी, ऐसी घुड़की जो हमारे ऊपर असर नहीं करती, प्रभावहीन रहती है, उसके लिए कहा जाता है कि ये तो केवल बंदर घुड़की देता है, यानी प्रभावहीन धमकी दे रहा है, जिसकी धमकी में भय नहीं होता या ये कहें कि उसमें दबाव नहीं होता, जिससे हम डरते नहीं हैं। जैसे भगत सिंह जैसे वीर अंग्रेजों की बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं थे, अंग्रेजों से वीर लोग जो हैं घबराते नहीं थे, उनकी बातें उन पर प्रभावहीन थी, बंदर घुड़की मात्र थी। फिर है बाल की खाल निकालना, बच्चों बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बहुत गहरी छानबीन करना या बहुत तर्क दे करके किसी बात को जानने का या प्रयास करना। कई बार हम बात को अनावश्यक टटोलने का जब प्रयास करते हैं या बहुत ज़्यादा गहरी छानबीन करते हैं, तब कह दिया जाता है कि क्यों तुम बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो। जैसे हमें पढ़ने से मतलब रखना चाहिए जो विद्यार्थी हैं। इसके अलावा इधर उधर की बातों में अनावश्यक अगर हम खोजबीन करते हैं तो कह दिया जाता है कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में ही दत्तचित्त होना चाहिए, यानी उसमें ही एकाग्र होकर के ध्यान लगाना चाहिए। चित्त जो है उसी जगह हृदय को या मन को लगाना चाहिए, उसे बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, यानी अन्य बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, अनावश्यक तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मुहावरे बच्चों हमने आज की कालांश में पढ़े हैं, इन्हें समझने का प्रयास किया है उदाहरणों के माध्यम से और सामान्य प्रचलित बातों के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ और मुहावरे हैं जिन पर हम अगली कालांश में चर्चा
चर्चा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।